हाय एंड आई वेलकम यू ऑन कॉन्सेप्ट टॉक। मैं हूं आरएस सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। 2019 में इसको लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इससे जोड़कर एनपीआर एनआरसी जैसे टर्म्स को भी आपने सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सीएए 2019 था क्या और ये एनपीआर और एनआरसी क्या है। हमने पिछले 3 वीडियोस में बात की थी कि सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया है, जिसमें उस टाइम यानी इंडिपेंडेंस के समय कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा ये लिखा है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट यानी संसद को पावर देती है कि वो सिटीजनशिप पर कानून बनाएगी और नागरिकता यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची का विषय होगा। इसी के तहत जो पहला कानून बना सिटीजनशिप पर संसद द्वारा वो था सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें कई बार आगे अमेंडमेंट यानी संशोधन हुए हैं। 2019 में भी इसी एक्ट में संशोधन हुआ था जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। हमने असम के इशू पर भी बात कर ली है कि कैसे असम आंदोलन शुरू हुआ, असम के अप्रवासियों का क्या इशू है और 1985 का असम अकॉर्ड क्या था। इससे पहले की सिटीजनशिप की सीरीज की 3 वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो के थंबनेल से क्लियर है कि हम सीएए 2019, एनपीआर, एनआरसी, 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक कॉन्सेप्ट टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को समझने के लिए हमें एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 को देखना होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में आया था, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 2 के अंडर पहली बार एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, इलीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी, जिसका मतलब था एक विदेशी जिसने इंडिया में एंट्री ली है, उसके पास कोई लीगल पासपोर्ट या दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, या उसने एक लीगल पासपोर्ट से इंडिया में एंट्री ली है लेकिन उसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई है और वो आदमी इंडिया में ही है, तो ऐसे आदमी को इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान भी कर दिया गया कि अगर कोई आदमी इलीगल माइग्रेंट है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप किसी भी तरह से नहीं मिल सकती, मतलब ना तो सेक्शन 5 के अंडर रजिस्ट्रेशन से और ना ही सेक्शन 6 के अंडर नेचुरलाइजेशन से। तो ये 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है वो 2016 में भी आया था लेकिन पास नहीं हो पाया था और उसको जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया था। 2016 के सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से 2019 के सीएए में कुछ चेंजेस किया गया है जो मैं आगे बताऊंगा। तो हम अब समझते हैं कि सीएए 2019 के प्रावधान क्या हैं। ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 2 में संशोधन करता है और कहता है कि 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 रिलीजन्स हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले इंडिया में आ गए हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी नहीं कहा जाएगा और ऐसे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप उनकी डेट ऑफ एंट्री से मिल जाएगी, यानी एक्ट के लागू होने के दिन से नहीं बल्कि वह व्यक्ति जिस दिन से इंडिया में आ गया था उसी दिन से मिल जाएगी। इन लोगों को अब नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने के लिए 11+1 साल नहीं बल्कि 5+1 साल ही इंडिया में गुजारने होंगे। मतलब अगर कोई फॉरेनर है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसको अप्लाई करने से पहले के 1 साल पूरा इंडिया में रहना होगा और उससे पहले के 14 साल में 11 साल तो रहना ही होगा। तो ऐसे हो गया 11+1 साल पूरा। इस अमेंडमेंट के द्वारा इन 3 कंट्रीज और इन 6 समुदाय के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इंडिया में आ गए हैं, उनको अब 11+1 साल नहीं बल्कि 5+1 साल इंडिया में रहना होगा
और उनको नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगर इन लोगों पर इनलीगल माइग्रेंट या सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। जब 2016 में सीएबी आया था तो इसी तरह के प्रावधान उसमें भी थे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इन प्रावधानों के साथ एक प्रावधान ऐड किया गया जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में था, जो था कि इस एक्ट की कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर इनर लाइन में आने वाले एरियाज पर लागू नहीं होगा। मतलब ILP इनर लाइन परमिट जहां जहां लागू है वहां ये एक्ट लागू नहीं होगा। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 आया था तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ था और बांग्लादेश के अप्रवासियों का इशू भी वहीं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये प्रावधान ऐड किया गया और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को इस कानून के एम्बिट से हटाया गया है। ये एक्ट मेनली हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इन 6 कम्युनिटी के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन 3 कंट्रीज के उन लोगों को रिलैक्सेशन देता है जो वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक उत्पीड़न को झेलकर भारत आए हैं और एक अवैध प्रवासी के स्टेटस से अब तक इंडिया में रह रहे हैं। अगर आपको CAA 2019 के बारे में डीप में पढ़ना है तो आप सिंपली गूगल से इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां आसानी से मिल जाएगी। हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं। ये आर्टिकल 244 से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंडर उस एरिया में ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद बनाए जाते हैं। ADC के पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से रिलेटेड स्पेशल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ADC के पास अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने की पावर भी होती है या ट्राइबल एरियाज के विकास के लिए उपाय था। ये ADC आदिवासी संस्कृति की रक्षा और संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। हम मैप में समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के इन 4 राज्यों में कहाँ पर ADC है। सबसे पहले मिजोरम को देखते हैं। मिजोरम के साउथ वेस्ट में चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, साउथ ईस्ट में लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और मिजोरम के साउथ में मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो इस तरह मिजोरम में 3 ADC हैं। ये मिजोरम का कुछ एरिया ही कवर करता है। त्रिपुरा में केवल एक ADC है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये लगभग 70% एरिया है त्रिपुरा का। मेघालय में 3 ADC हैं, खासी हिल्स ADC, जयंतिया हिल्स ADC और गारो हिल्स ADC। ये मेघालय का लगभग 100% एरिया है। अब असम को देखते हैं। असम में 3 ADC हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ADC, दीमा हसाओ ADC और कार्बी ओंगलोंग ADC। मैप में आप देख सकते हैं। तो इन एरियाज में CAA 2019 लागू नहीं होगा। CAA 2019 इनर लाइन परमिट जिन राज्यों में लागू है वहां पर भी लागू नहीं है। इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजन को संरक्षित क्षेत्र में लिमिटेड टाइम के लिए आंतरिक यात्रा मतलब इनवर्ड ट्रेवल या रहने की परमिशन देता है। यह नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लागू है। गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट में हो रहे विरोध का सलूशन इस प्रकार निकाला और जहां जहां 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट लागू है वहां CAA 2019 लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि CAA 2019 के विरोध का कारण क्या था और गवर्नमेंट ने इसके समर्थन में क्या तर्क दिए हैं। उनका ग्राउंड है कि ये एक्ट आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से मना नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के बेस पर भेदभाव नहीं करेगा। ब्रीफली देखें तो आर्टिकल 14 समानता में भेदभाव या धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए है। एक और ग्राउंड है विरोध का कि केवल 3 कंट्रीज को ही क्यों चुना।
और 6 रिलीजन को ही क्यों चुना? इन सबके जो आंसर दिए हैं गवर्नमेंट ने वो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ये 6 समुदाय की ही होंगी और वो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से इंडिया आई हैं। तो ये 6 कम्युनिटी एक क्लास, एक कैटेगरी हैं जिन्हें सिटीजनशिप दी जा रही है। और आर्टिकल 14 तब वायलेट नहीं होता है जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी तर्क संगत वर्गीकरण होता है। मतलब जो भेदभाव किया गया है उसके पीछे कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा। अब हम एनपीआर और एनआरसी को देखते हैं। इससे पहले हम सेंसस यानी जनगणना को समझते हैं। 1872 से हर 10 साल में इंडिया में जनगणना यानी सेंसस होता था। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में एक एक्ट बना, सेंसस एक्ट, और इसे कंटिन्यू किया गया। जनगणना होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है। इसे रजिस्ट्रार जनरल करवाता है। इसमें इंडिया के सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे उनकी एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, बर्थ प्लेस, रिलीजन, इसी तरह की और चीज़ें। इसका उद्देश्य डेवलपमेंट से होता है। गवर्नमेंट को डाटा मिल जाता है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं, उनका स्टेटस क्या है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसके तहत देश की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इसमें देश के नागरिक तो शामिल होते ही हैं और साथ में वो लोग भी शामिल होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर 6 महीने से रह रहे हैं या आगे 6 महीने रहने की इच्छा रखते हैं। मतलब इसमें सिटीजन भी आते हैं और नॉन सिटीजन भी आते हैं। 2010 में पहला एनपीआर हुआ था। 2015 में उसी एनपीआर को अपडेट किया गया था। सेंसस 2 चरणों में होता है। जैसे 2011 में हुआ था तो 2010 में पहला स्टेज हुआ था जिसपे हाउस लिस्टिंग की गई थी। एनपीआर हाउस लिस्टिंग के टाइम ही कंडक्ट करा लिया जाता है। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनपीआर और एनआरसी कराने के रूल्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में दिए गए थे। 1951 में पहला एनआरसी हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में 2013 के बाद एनआरसी कराया गया था। एनआरसी का सीधा सा मतलब है नागरिकों का एक रजिस्टर जिसमें केवल देश के जो लोग सिटीजन हैं उनके ही नाम होंगे। तो ये था पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। वंदे मातरम।